हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग का आर असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कहता है आपको जो डेटा यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट इज एन इनबिल्ट डेटा सेट फेथफुल। सो इफ आई कॉपी दिस, मैं एक बार आपको डेटा सेट समझा दूं किस तरीके का डेटा सेट ये है। हम डेटा सेट की सारी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं कि मैं क्वेश्चन मार्क के बाद डेटा सेट का नाम दूं, गिवन वो इनबिल्ट डेटा सेट हो मेरा। अब इसे रन करते हैं तो हेल्प सेक्शन में आपको क्या दिखाता है कि दिस इज ओल्ड फेथफुल गीजर डेटा। गीजर डेटा में क्या क्या कॉलम्स है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो फर्स्ट कॉलम है वो इरप्शंस है, वो न्यूमेरिक है नेचर में, और वो बताता क्या है कि इरप्शन टाइम इन मिनट्स, कि कितना टाइम इरप्शन, बेसिकली मिनट्स में वो टाइम बता रहा है कि कितना टाइम के लिए इरप्शन रहता है। देन सेकंड कॉलम आपको वेटिंग बता रहा है, हेडिंग उसकी वेटिंग है, वो भी न्यूमेरिक है नेचर में, और वो ये बताता है वेटिंग टाइम टू नेक्स्ट इरप्शन, कि अगर अभी इरप्शन हुआ है तो नेक्स्ट इरप्शन होने के लिए कितना वेट करते हैं। इस चीज को चाहो तो आप ऐसा भी देख सकते हो कि इफ यू रन दिस डेटा तो आपके पास टोटल 272 ऑब्जर्वेशन है, और आप देखेंगे हेडर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं इरप्शन, कि इसका मतलब जो पहला गीजर आपने देखा उसमें इरप्शन कब हुआ, 3.6 मिनट्स के लिए कोई इरप्शन हुआ। देन सेकंड इरप्शन के लिए या उसके बाद इरप्शन के लिए यू हैव वेटेड फॉर 79 मिनट्स। ऐसे दूसरा डेटा आपने क्या देखा, इरप्शन हुआ 1.8 मिनट्स के लिए, देन उसके बाद आपने नेक्स्ट इरप्शन के लिए वेट करा कितना, 54 मिनट। दिस इज हाउ अवर डेटा इज डिफाइंड, जो आर की लाइब्रेरी में है ऑलरेडी। सो फर्स्ट पार्ट कहता है क्वेश्चन का कि आपको प्लॉट करना है डेटा। तो प्लॉट कमांड यूज करके हम सिंपली इस डेटा को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। सो यूजुअली प्लॉट कमांड में आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के वेक्टर्स को इनपुट करते हैं। तो यहां पर क्या है, जो फेथफुल डेटा सेट है आपका, हम डायरेक्टली उसको इनपुट कर देंगे। तो क्या करेगा आर, क्योंकि इसमें दो ही कॉलम्स है, इसको समझेगा कि ये मेरा एक्स एक्सिस का डेटा है इरप्शंस वाला सारा, और सेकंड कॉलम को समझेगा कि ये क्या है, मेरा वाई एक्सिस का डेटा है। और अगर आप इसे सिंपली प्लॉट करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास एक डॉट प्लॉट बन के यहां पर आ जाता है। इसको आप जूम करके चाहो तो देख सकते हो। बट अगर आप इसे और थोड़ा सा, या फिर यहाँ पे ये भी देख लीजिए, एक्स एक्सिस पे इरप्शन और वाई एक्सिस पे बाय डिफॉल्ट वो वेटिंग की लेबलिंग आपको दे रहा है निकाल के। अब अगर आप प्रॉपर लेबलिंग आप देना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, कि आपने बता दें कि एक्स लेवल क्या है आपका, इरप्शन टाइम, एंड वाई लेवल आपका हो गया वेटिंग टाइम टू नेक्स्ट इरप्शन। देन आपने सपोज एक मेन हेडिंग डाल दी कि इरप्शन टाइम अगेंस्ट वेटिंग टाइम, एंड से आप कोई और पॉइंट करेक्टर चाहो तो यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सर्कल लेता है, उससे मैंने बोला जो पॉइंट करेक्टर मैं यूज करना चाहता हूं दैट इज नंबर 20। तो आप देखोगे इस तरह से आपका प्लॉट बन के आ जाएगा। अगेन आप जूम करके इसको देख सकते हो। तो जो मेन टास्क है क्वेश्चन का इनिशियली जो आपसे कराना चाहता है, वो की मीन्स एल्गोरिथम यहाँ पे आपसे रन करवाना चाहता है अनसुपरवाइज लर्निंग की। वो आगे वाले पार्ट्स में आपसे कराएगा। लेट अस डू पार्ट वाइज। तो पहले सेकंड पार्ट में कहता है, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, कि कैलकुलेट दी जेड स्कोर्स फॉर द डेटा। अब जेड स्कोर का सीधा मतलब, आप चीजों को क्या करना चाहते हैं, स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। हम किसी भी चीज को स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, हम मीन में से माइनस करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर इस चीज को हम थ्योरी में देखे चल के, तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं कि हर डेटा वैल्यू में से मीन को माइनस करा जाए और स्टैंडर्ड डिविएशन से क्या करा जाए, इसको डिवाइड करा जाए। दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू डू। अब आर में इसको करने का देयर इज एन इनबिल्ट फंक्शन नोन एज स्केल फंक्शन। मैं आपको मैनुअली भी करके दिखा दूंगा, देन आर के अंदर भी करके दिखा दूंगा कि आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम मैनुअली चले पहले एक बार, दिस सेकंड का ए पार्ट। तो मुझे क्या करना है, इससे मैं इरप्शन वाले डेटा का स्टैंडर्डाइज वर्जन बनाना चाहता हूं। तो मैंने कहा आप क्या करो, फेथफुल वाले डेटा सेट में से पहले इरप्शंस वाली सारी वैल्यूज को आप निकाल लो, और मैंने बोला इसमें से आप माइनस करेंगे जो मीन वैल्यू आती होगी इसकी। ठीक है। और जो वैल्यूज आएंगी, हर वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन आता है उन्हीं वैल्यूज का, कि फेथफुल डेटा में से आप एक्सट्रैक्ट कर ले इरप्शन वाला कॉलम। ये तरीका है अगर मैनुअली आप जाना चाहते हैं तो, कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्टैंडर्डाइज वैल्यूज को देख सकते हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट वैल्यू स्टैंडर्डाइज हुई कैसे, आपकी 0.09831763। ऐसे आपकी सेकंड वैल्यू स्टैंडर्डाइज हुई। या और अगर आप बेटर तरीके से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि से मैंने बोला मैं एम में सेव कर देता हूं मीन वैल्यूज। ये वाला आंसर जो भी आएगा मेरा मीन वाला, इसको मैं किसी ऑब्जेक्ट एम के अंदर सेव कर देता हूं। ठीक है। एंड देन
स्टैंडर्ड डिवीजन वाले आंसर को मैं किसी ऑब्जेक्ट से एस में सेव कर देता हूं। एंड देन आपको करना क्या है, आपको हर वैल्यू में से मीन को माइनस करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड करना है। अगर आप अपने फेथफुल डेटा सेट की इरप्शंस वाले कॉलम की पहली वैल्यू देखते हैं, तो फर्स्ट डेटा वैल्यू जो आपके पास आ रही है निकल के, दैट इज 3.6। तो मैंने कहा 3.6 में से आप मीन को माइनस करें एंड डिवाइड करें बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन। जो आंसर आपके पास आ रहा है वो 0.0983163, विच इज सेम एज दिस आंसर जो आपने यहां पे निकाला था। बट ये दोनों ही अप्रोचेस क्या है, मैनुअल है। जो आपको हिंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, अगर आप स्केल फंक्शन यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आर ही आपको ये सारा काम करके दे देगा। तो हम फंक्शन के थ्रू ही जाएंगे, नॉट दिस अप्रोच। बस आपको समझ में आना चाहिए था कि स्केल फंक्शन जो आउटपुट देगा वो किस तरह का आउटपुट देगा। तो मैंने बोला एक नया वर्जन बना लेते हैं हम अपने डेटा का, फेथफुल डॉट स्टैंड कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए ये स्टैंडर्डाइज डेटा है आपका। और उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, स्केल फंक्शन, किसके ऊपर, अपना फेथफुल डेटा सेट के ऊपर। इफ यू रन दिस, और अगर आप यहाँ पे कॉल करते हैं अपने फेथफुल वाले सॉरी स्टैंडर्डाइज डेटा सेट को नाउ, तो आप क्या देखते हैं कि आपकी जो पहली वैल्यू आ रही है, फिर से इरप्शंस वाली जो फर्स्ट वैल्यू आप देखेंगे, दैट इज 0.0983173। तो इस तरीके से आप चाहो तो इजीली वेरीफाई कर सकते हो। तो काम बहुत सिंपल सा है। स्केल फंक्शन क्या करता है, जो भी वेक्टर आपने इनपुट करा उसके पहले उन सारी वैल्यूज का मीन निकालेगा, उनका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेगा, देन हर वैल्यू में से मीन को माइनस करके स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड करेगा और आपको आउटपुट निकाल के देता चला जाएगा। देन कहता है कि अब आप क्या करें, इस स्टैंडर्डाइज डेटा के ऊपर अगर आप बी पार्ट पढ़ते हैं, कि आप के मींस क्लस्टरिंग परफॉर्म करें विद के इज इक्वल टू 2, यानी आपको दो क्लस्टर्स बनाने हैं। और बिफोर यू परफॉर्म दिस बेसिकली फंक्शन, आपको जो सीड यूज करना है वो कितना यूज करना है, 272। और बोल दिया गया कि आपको जो एल्गोरिथम रन करनी है वो किस पे करनी है, स्टैंडर्डाइज डेटा के ऊपर करनी है। और हिंट आपको यहां पे दे दिया गया कि फंक्शन जो यूज करना है दैट इज के मींस फंक्शन, जिसका पहला इनपुट होगा डेटा। तो डेटा ध्यान से रखना है कि फेथफुल डेटा नहीं इनपुट होगा, जो आपने नया डेटा सेट बनाया है वो आपका इनपुट होगा। और के क्या है, आपका काउंट, कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, तो वो हमारे केस में क्या है, 2 है। सो दिस इज योर सेकंड का बी पार्ट। सो हमने बोला हम यूज करें से इससे पहले मेरे को सीड सेट करना है बिफोर आई यूज दैट फंक्शन। 272 इज द सीड वैल्यू, तो पहले आप उसको रन कर देंगे। और फिर मैंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, फेथफुल डेटा के क्लस्टर्स बना रहे हैं। तो मैं फेथफुल डॉट क्लस्टर्स करके एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं एंड उसको मैं उसमें मैं करना क्या चाहता हूं, के मींस फंक्शन अप्लाई करना चाहता हूं। तो अगेन हिंट देखें तो पहला इनपुट क्या है, डेटा। एंड बट वी हैव टू रिमेंबर जो इनपुट होगा दैट इज नॉट द ओरिजिनल डेटा। आपको ओरिजिनल डेटा इनपुट नहीं कराएंगे आप यहाँ पे। वो कौन सा इनपुट होगा, आपका स्टैंडर्डाइज डेटा। तो हमने बोला कि फेथफुल डॉट स्टैंड कॉमा 2। सो यू कैन सी, अब अगर आप आउटपुट देखना चाहें, हालांकि आगे वाले पार्ट में आउटपुट पूरा एक्सप्लेन करने को बोलेंगे तो मैं अलग से रन करूंगा। अगर हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ें, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि शो द रिजल्ट ऑफ द क्लस्टरिंग एक्सप्लेनिंग ईच कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट, की एक एक कंपोनेंट को आप क्या करें यहां पर एक्सप्लेन करें। सो दैट इज अवर थर्ड पार्ट। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं एक एक आउटपुट का भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे हम रन कर देते हैं अपने ऑब्जेक्ट को जिसमें हमने अपने आउटपुट को सेव करा है। एंड यू कैन सी इस तरीके का क्या है, आपका आउटपुट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो आउटपुट की पहली लाइन क्या बताती है आपको, कि हमने के मींस क्लस्टरिंग जब लगाया तो हमारे डेटा के दो क्लस्टर्स बने। हमारे डेटा के कितने क्लस्टर बने हैं, दो। एक क्लस्टर का साइज क्या है, 98, एक क्लस्टर का साइज क्या है, 174। जिसका मीनिंग ये है कि आपने हर वैल्यू को किसी ना किसी क्लस्टर में असाइन करा होगा। तो फर्स्ट वैल्यू जो है आपके डेटा की, उसको आपने असाइन करा है क्लस्टर 2 में। जो सेकंड वैल्यू है आपके डेटा की, उसको आपने असाइन करा है क्लस्टर 1। जो थर्ड वैल्यू है डेटा की, उसको आपने असाइन करा है क्लस्टर 2 एंड सो ऑन। ऐसे चलते चलते जो आपकी लास्ट वैल्यू है 272 वाली ऑब्जर्वेशन जो है, उसको आपने क्या असाइन करा है, क्लस्टर 2 असाइन करा है। तो आपने टोटल में 98 वैल्यूज को फर्स्ट क्लस्टर असाइन करा है, रिमेनिंग 174 वैल्यूज को आपने क्या करा है, सेकंड क्लस्टर असाइन करा है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर फर्स्ट लाइन ऑफ द आउटपुट। देन आपका सेकंड लाइन क्या आती है, कि ये आपको दिए हुए क्लस्टर के मीन्स। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये मेरे सेंट्रॉइड है, थ्योरी में जिसको हमने क्या बोला था, सेंट्रॉइड था। तो इरप्शंस और वेटिंग टाइम, अब आप कहेंगे ये कैसा सेंट्रॉइड है हमारा। तो जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डेटा को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है -1.257769, और ये करस्पॉन्डिंग क्या है, उसका वाई कोऑर्डिनेट है। एक डाउट आपके दिमाग में आएगा कि सर नेगेटिव में सेंट्रॉइड कैसे आ रहा है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो प्लॉट आपने बनाया है ये ओरिजिनल डेटा का है, ये स्टैंडर्डाइज डेटा का प्लॉट नहीं है।
जबकि जो अल्गोरिदम आपने रन करी है वो स्टैंडर्डाइज डेटा के ऊपर करी है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्लॉट बनाते हैं अपने स्टैंडर्डाइज डेटा का, तो मैंने बोला फेथफुल डॉट स्टैंड, अगर आप इसका प्लॉट बनाते हैं तो आप देखेंगे यहां पर आपको नेगेटिव वैल्यूज भी देखने को मिलेंगी, नीचे की तरफ जा रही होगी यहाँ पे। तो जो सेंट्रॉइड आपका बन के आया है इस डेटा के करस्पॉन्डिंग, उसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? अगर हम देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू है उसकी -1.257769, यानी यहां पर कहीं पर वो वैल्यू होगी एक्स एक्सिस के लिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो, एंड वाई एक्सिस के लिए -1.19, तो यहां पे कहीं उसका सेंट्रॉइड बना होगा। ये हमें देखने की जरूरत नहीं, आगे चलकर हम प्लॉट करेंगे। बट मेरे को ये चीज एक्सप्लेन करनी थी कि अगर आप ओरिजिनल डेटा से देखेंगे तो इन क्लस्टर्स को कभी स्पॉट नहीं कर पाएंगे। ये क्लस्टर्स बने हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज डेटा, तो सेंट्रॉइड को देखना भी मुझे स्टैंडर्डाइज डेटा के प्लॉट पर ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट आउटपुट मैंने बोला वो आपको ऑलरेडी समझा ही दिया, वो मेरा क्लस्टरिंग वेक्टर है जो ये बताता है कि हर डेटा पॉइंट को आपने किस क्लस्टर को एलोकेट करा है। तो फर्स्ट डेटा पॉइंट को मैंने एलोकेट करा है क्लस्टर नंबर 2, 13th डेटा वैल्यू को भी एलोकेट करा है क्लस्टर नंबर 2, 16th डेटा वैल्यू को एलोकेट करा है क्या मैंने, क्लस्टर नंबर 1। नाउ और चलिए आउटपुट में फर्दर, तो हमें दिखाता है यहाँ पे विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स बाय क्लस्टर। ये एंट्री आपको क्या बताती है ये अपने को समझना है। तो इस चीज को मैं आपको थ्योरी में समझाता हूं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो थ्योरी में चलते हैं। तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स, को मैं एसओएस या फिर शॉर्ट फॉर्म में एसएस लिख दूंगा मैं, कि हम विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर देखना चाहते हैं बाय क्लस्टर। दिस वाज दी जो टर्मिनोलॉजी जो आउटपुट में क्या करी गई आपकी यूज करी गई है। तो हम इसमें बोल रहे हैं कि फॉर एनी पर्टिकुलर क्लस्टर, ये चाहो तो अपने नोट्स में आप लिख सकते हो कि फॉर एनी पर्टिकुलर क्लस्टर दिस गिव्स द सम ऑफ स्क्वायर्ड, इसका पूरा ही लिख देता हूं मैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दिस गिव्स सम ऑफ स्क्वायर्ड डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच पॉइंट to the cluster center, to the cluster center। अब इस एग्जांपल में ये चीज कैसे इवैल्यूएट होगी वो आपको बताता हूं। अगर मुझे यही डिस्टेंस इस एग्जांपल के लिए निकालना होता तो जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो ये बनेगा कि i इज गोइंग फ्रॉम 1 to nj। नाउ स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, wij इज योर इंडिविजुअल वैल्यू, मैं आगे बता भी दूंगा चलो आपको। wij माइनस wj बार का होल स्क्वायर प्लस में eij माइनस ej बार का होल स्क्वायर, और आप ब्रैकेट बंद करके क्या लगा देंगे यहाँ पे एक और होल स्क्वायर, क्योंकि आपने क्या बोला, दिस गिव्स दिस सम ऑफ स्क्वायर्ड डिस्टेंसेस। जब डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूजुअली बनाते हैं तो उसमें खाली स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज यूजुअल डिस्टेंस फॉर्मूला। पर मुझे क्या करना है, डिस्टेंसेस का पहले स्क्वायर करना है, फिर ऐसी सारी वैल्यूज को क्या करना है, उठा के ऐड करना है। तो ये रहा उसका स्क्वायर वाला पार्ट और ये रहा ऐसी सारी वैल्यूज को ऐड करने वाला पार्ट। जिसको सिंप्लीफाई करके हम इतना लिख सकते हैं कि i इज गोइंग फ्रॉम 1 to nj, स्क्वायर और आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला wij माइनस wj बार का होल स्क्वायर प्लस में eij माइनस ej बार का होल स्क्वायर, इतना सा फॉर्मूला आपका रह जाएगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, कि जैसे कि wij आपको क्या बता रहा होगा, तो दिस इज द वेटिंग टाइम, क्योंकि आपने क्या दो कॉलम्स में डेटा है, एक वेटिंग टाइम बता रहा है, एक इरप्शन टाइम बता रहा है। तो wij आपको क्या बता रहा है, वेटिंग टाइम ऑफ द ith पॉइंट इन क्लस्टर j। आपने दो क्लस्टर बनाए, एक क्लस्टर 1 है और एक क्लस्टर 2 है, तो j की वैल्यू जब मैं 1 रखता हूं, से फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला w1 2, तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड क्लस्टर में जो फर्स्ट डेटा पॉइंट है। ऐसे मैंने अगर w31 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्लस्टर का जो थर्ड पॉइंट है वो वैल्यू सारी आपकी क्या है, wij बता रहा है वेटिंग टाइम वाले में। ऐसे ही अगर आप eij लिखेंगे तो दिस इज इरप्शन टाइम ऑफ द ith पॉइंट इन क्लस्टर j। अगर आप wj बार निकालना चाहते हैं तो दैट इज एवरेज वेटिंग टाइम of points in cluster J। तो मतलब अगर W1 बार निकालता हूं तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्लस्टर में जितनी भी वैल्यूज है W वाली,
अगर उन सब का मैं मीन निकालूंगा तो उसे W1 बार बोला जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्लस्टर में जितनी भी W की वैल्यूज है उनका मीन निकाला जाए तो उसे W2 बार बोला जाएगा। ऐसे ही EJ बार का मतलब हो गया कि आपका एवरेज इरप्शन टाइम ऑफ पॉइंट्स इन क्लस्टर J। ये सारे नोटेशन का मीनिंग है, ये आपको कहीं परफॉर्म नहीं करना है, बट आर बैकग्राउंड में कैसे कैलकुलेशन कर रहा होगा इन सब चीजों की, बस वो आपको फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये अंडर रूट वाली चीज ऑलरेडी आपको पता ही है। ये क्या बता रही है, आपको डिस्टेंस बता रही है किसका, ith डेटा पॉइंट का, कहां से, आपके क्लस्टर के सेंटर से। ये भी मेंशन करना तो मैं कर ही देता हूं कि Wij माइनस Wj बार का होल स्क्वायर प्लस में Eij माइनस Ej बार का होल स्क्वायर, दिस गिव्स द Euclidean distance from the ith point in cluster J to the center of cluster J, to the center of cluster J। एंड लास्ट बचा Nj, जो मैंने लिखा है वो क्या है, दैट इज सिंपली नंबर ऑफ पॉइंट्स इन क्लस्टर J। तो अगर मैं फर्स्ट क्लस्टर के लिए बात कर रहा हूँ तो ये Nj अगर हम आउटपुट में देखें तो उसने बताया था कि हमने टोटल में 98 वैल्यूज को क्या असाइन करा है, क्लस्टर 1 असाइन करा है, तो N1 98 हो जाएगा और N2 आपका रिमेनिंग 174 निकल के आ जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द आउटपुट के अंदर जो लिखा है विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। तो अगर हम चलें वापस एक बार आर के अंदर, तो आपके पास यहां पर दो वैल्यूज आ रही है, दो वैल्यूज आएंगी, एक क्लस्टर 1 के लिए आएगी और एक किसके लिए आएगी, क्लस्टर 2 के लिए आएगी। तो क्लस्टर 1 के लिए जो वैल्यू है दैट इज 24.89206, वही फॉर्मूला लगा के, और क्लस्टर 2 के लिए जो वैल्यू है 54.39134 निकल के आती है। नाउ नेक्स्ट चीज आउटपुट में अगर हम देखें तो एक रेशो दिया हुआ है, दैट इज बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। सो लेट अस सी कि बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स हमारा मीनिंग क्या है। अगेन इस चीज को भी आपको थ्योरी में समझाता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं द बिटवीन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स इसके, तो जो हमारे फॉर्मूला बनता है इसका वैसा, दैट इज J इज गोइंग फ्रॉम 1 to K multiplied by Nj, and this will be multiplied by square root of Wj बार माइनस W बार का होल स्क्वायर प्लस में Ej बार माइनस E बार का होल स्क्वायर, एंड अगेन आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, एक होल स्क्वायर। तो अगेन आपका स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपका फॉर्मूला बन जाएगा J इज गोइंग फ्रॉम 1 to K Nj मल्टीप्लाइड बाय Wj बार माइनस में W बार का होल स्क्वायर प्लस में Ej बार माइनस E बार का होल स्क्वायर। दिस विल बी योर बिटवीन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू, जहां पर Wj बार आप ऑलरेडी जानते हैं क्या है, Ej बार आप ऑलरेडी जानते हैं क्या है, आपको समझना है W बार से हमारा यहाँ पे क्या मीनिंग है। तो दिट इज एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ऑल पॉइंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लस्टर। सारे पॉइंट्स का अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो दैट एवरेज टाइम निकालता हूं तो दैट इज W बार। ऐसे ही जो आपका E वाला कॉलम दिया हुआ है, इरप्शन वाले कॉलम दिया है, अगर उनकी सारी वैल्यूज का मैं एवरेज निकाल दूं तो दैट इज नोन एज इरप्शन टाइम ऑफ ऑल दी पॉइंट्स। Wj बार Ej बार पता था, अब रह गया कि मुझे समझना है K क्या है। तो हमारे केस में K क्या था, नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो हम बना रहे थे, जिसकी वैल्यू क्या है, 2 है। नाउ इस वैल्यू से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं वो भी आप समझ लो, देख लेना कि दिस गिव्स a measure of between cluster heterogeneity। एंड फर्दर एक नोट भी डाल लेना, द लार्जर it is the further apart the clusters are। आपको क्या समझना है, ये मेजर किसका है कि बिटवीन क्लस्टर हेटेरोजेनिटी कैसी है, मतलब कितने अलग अलग वैल्यूज में मैं इसको डिवाइड कर पाया हूं। जितना ये वैल्यू बड़ी आएगी उतने दूर दूर क्या बने होंगे, मेरे क्लस्टर्स बने होंगे। यानी ये वैल्यू जितनी ज्यादा निकल के आएगी मेरे लिए उतना अच्छा है। क्या आपको ध्यान रखना है कि हायर द वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन, तो उतना ही आपके लिए आंसर क्या है, अच्छा है।
ऑल्दो आर आपको अलग से वैल्यू नहीं निकाल के दे रहा है, वो तो एक रेशो निकाल के दे रहा है, बट आपको समझना रेशो में दिस इज द न्यूमरेटर, तो जितना ये न्यूमरेटर बड़ा है उतना मैं बोल रहा हूं अच्छा है मेरे लिए, तो वो आपको हेल्प करेगा आगे रेशो को समझने में भी जब मैं फाइनल इंटरप्रिटेशन करूंगा। ऐसे ही दूसरी चीज जो हमारे पास निकल के आ रही है दैट इज द टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, जो कि इस एग्जांपल में अगर मुझे निकालना है तो आई कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला कि j इज गोइंग फ्रॉम 1 टू k, देन I इज गोइंग फ्रॉम 1 टू nj, एंड दिस विल बी स्क्वायर रूट के अंदर wij माइनस w बार का होल स्क्वायर प्लस में eij माइनस e बार का होल स्क्वायर। अगर आप सिंपली देखेंगे तो मैंने करा क्या है, यहाँ पर हर वैल्यू का उसका मीन से डिस्टेंस निकाला है और फाइनली टोटल डिस्टेंस निकाला है, या दिस इज द टोटल वेरिएबिलिटी। अगर मैं बोलूं तो ये क्या है आपका the total sum of squares is the sum of within cluster sum of squares and between cluster sum of squares। उस सबका टोटल आपका क्या है यहाँ पर। अब हम क्या रेशियो मुझे फाइनली क्या बता रही होगी वो समझना है। तो रेशियो आपको ये बताती है दिस इज दी, एक तरह से आप अगर मैं आपको एक रिलेशन देना चाहूं, हम CS1 में आर स्क्वायर पढ़ते थे रिग्रेशन में, तो हम इसको बोलते थे प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल, और ये जितना ज्यादा होगा उतना बेटर आपका मॉडल क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। तो इसी तरीके से जो रेशियो हमने निकाली है यहाँ पर बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स की, दिस इज एनालॉगस टू दिस ओनली, कि ये रेशियो जितना बड़ा नंबर निकल के आएगी उतना बेटर तरीके से आपने क्या करा है, क्लस्टर्स को डिवाइड करा हुआ है कि आपके दूर दूर बने होंगे क्लस्टर्स, एंड विद इन क्लस्टर्स, जब विद इन क्लस्टर्स की बात करेंगे तो विद इन क्लस्टर जो ग्रुप बने होंगे वो क्या होंगे, काफी होमोजीनियस होंगे। तो ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे, फिर से इसको लिखवा भी दो ताकि आपके नोट्स में मेंशन हो जाए कि दिस रेशियो इज अ मेजर दैट describes how much of the total sum of squares has been explained by the different clusters। इसका अगर फॉर्मूला वर्ड मतलब बात लिखना चाहें डेफिनेशन, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे भी, जिस तरह से हम यहाँ बोलते हैं कि आर स्क्वायर जितना 1 के क्लोज जाएगा उतना मेरा मॉडल क्या होगा, बेटर होगा, तो ऐसे ही ये रेशो जितना 1 के क्लोज जाएगी, इसको मैं अगेन इसको वर्ड्स में लिखवा देता हूं, द क्लोजर द रेशो इज टू 1, the greater the heterogeneity between clusters and the greater the homogeneity within clusters। कि विद इन क्लस्टर जो वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई डेटा है मेरा कि मान लो ये दो क्लस्टर्स बने, तो एक तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है कि बिल्कुल अलग अलग तरह की दो क्लासेस मैंने बना दी हैं, एंड विद इन ईच क्लास जो लोग बैठे हैं या जो डेटा बैठा है वो काफी ज्यादा क्या होगा, आपका होमोजेनियस होगा, जितना ज्यादा ये रेशो क्या होगी, 1 के क्लोज निकल के आएगी। नाउ इफ वी गो टू आवर आउटपुट इन आर, आप क्या देखते हैं, ये रेशो कितनी निकल के आ रही है आपकी 85.4%। तो आप बोल सकते हैं कि काफी अच्छी तरीके से डेटा क्या हुआ है यहाँ पे फिट हुआ है, क्योंकि आंसर क्या आपका निकल के आ रहा है, क्लोज टू 1 निकल के आ रहा है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में शो दी स्टैंडर्डाइज क्लस्टर सेंटर्स फ्रॉम पार्ट 3, कि पार्ट 3 में से, अच्छा आउटपुट में एक चीज और रह गई वो भी बता देता हूं। लास्ट चीज है अवेलेबल कंपोनेंट, कि क्या क्या चीजों को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्लस्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, सेंटर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। ये अलग अलग चीजों को आप डॉलर साइन लगा के चाहे तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड पार्ट में उसने बोला कि शो दी स्टैंडर्डाइज क्लस्टर सेंटर्स फ्रॉम पार्ट 3, आप क्या करें, खाली सेंटर्स को उससे एक्सट्रैक्ट करके दिखाएं। तो हम जो कमांड देंगे फोर्थ पार्ट के लिए, फोर्थ का भी आई थिंक ए पार्ट है, जैसे फोर्थ के ए पार्ट के लिए जो आप कमांड देंगे, तो हम ये बोलेंगे कि फेथफुल क्लस्टर्स इज द ऑब्जेक्ट जिसमें हमने सारा आउटपुट सेव करा हुआ है, लेकिन उसमें से एक्सट्रैक्ट क्या करना चाहता हूं, खाली में सेंटर्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंटर्स, कि ये जो पॉइंट बनेगा जहां पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है 1.25 एंड वाई की वैल्यू क्या है -1.19,
उसके करस्पॉन्डिंग जो भी प्लॉट में वैल्यू होगी वो सेंट्रॉइड का काम कर रही होगी फॉर द फर्स्ट क्लस्टर। ऐसे ही सेकंड क्लस्टर के लिए क्या बोला, एक्स एक्स की वैल्यू क्या, 0.70, यानी यहाँ पे कहीं सेकंड वैल्यू का क्लस्टर इस बीच में कहीं पर बैठा होगा। एंड इट मेक सेंस ऑल्सो, अगर मैं जूम करके देखूं इस ग्राफ को तो इस क्लस्टर का जो सेंट्रॉइड होगा वो यहां कहीं ही होना चाहिए, और इस सेंट्रॉइड का जो क्लस्टर होगा वो यहां पर कहीं होगा, जो आर ने अपने को बना के दिया हुआ है। नाउ करेक्ट, कैलकुलेट द क्लस्टर सेंटर्स इन द ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ डेटा। नाउ ये तो आपने स्टैंडर्डाइज डेटा से क्लस्टर्स का सेंटर निकाला है, अब इसी चीज को आप ओरिजिनल डेटा में लेके जाए। तो एक बार थ्योरी में चलते हैं। थ्योरी में हमने क्या किया था पहले कि ओरिजिनल डेटा में से मीन को माइनस किया था, स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड किया था। अब अगर मुझे एक तरह से मैंने z बनाया था, अब मुझे z पता है और वापस मुझे क्या बनाना है, x बनाना है। तो हम x के लिए क्या कर सकते हैं, हर वैल्यू से स्टैंडर्ड डिविएशन को मल्टीप्लाई करा जाए और उसके अंदर मीन को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। ये चीज को अपने को क्या करना है, आर में चल के कोड करना है। तो चलते हैं आर में। तो हमने कहा अगर आप निकालना चाहते हैं ओरिजिनल यूनिट में, मेरा बी पार्ट है, तो मैंने बोला कि आप क्या करो, ये जो आउटपुट है आपका, इसके सारे वैल्यूज ना लेके अगर मैं खाली वैल्यू लेता हूं 1,1, अगर मैं वैल्यू क्या लेता हूं खाली 1,1, दैट विल बी दिस वैल्यू -1.257769। इस वैल्यू को देन आप मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वाले पार्ट से। स्टैंडर्ड डेविएशन को वैसे हमने एस में ऊपर सेव करा हुआ था, तो मैं यहां पे चाहूं तो खाली एस लिख सकता हूं, एंड उसमें फिर मैं क्या ऐड कर दूं, जाके m को ऐड कर दूं, क्योंकि मीन को मैंने किस में सेव करा हुआ था, m में, वो मेरे को यहां पे काम आ जाएंगे। एंड इफ आई रन दिस, तो आप देखते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल यूनिट में वैल्यू आती है वो क्या आती है, 2.05 निकल के आती है। तो या तो इस काम को मैं 4 बार करूं कि फिर से मैं नेक्स्ट वैल्यू के लिए करूं, अभी 1 1 के लिए करा था, फिर 1 2 के लिए करूं, पर 1 2 के लिए आप एस और एम नहीं यूज कर पाएंगे, प्लीज ध्यान से रखना, क्योंकि मैंने एम और एस में मीन और वेरियंस खाली इरप्शन वाले डेटा का सेव करा हुआ था। तो यहां पर अगर आप एस डी लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा एस डी ऑफ फेथफुल डेटा में जाओ डॉलर, लेकिन खाली वेटिंग टाइम वाले कॉलम का एस डी ले, और जो मीन लिखना है वो किसका लिखना है, अगेन फेथफुल वाले डेटा सेट में जाओ और डॉलर साइन लगा के खाली क्या करो, वेटिंग टाइम को आप एक्सट्रैक्ट करो। तो आपकी वैल्यू क्या आती है, 54.59184 इज दी वैल्यू जो आपके सेकंड क्लस्टर की निकल के आती है। तो ये तो हो गया लेंथी प्रोसीजर जो मुझे 4 बार क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। इसी काम को हम एक छोटे फंक्शन के तौर पे भी कर सकते हैं। मैं क्या कहता हूं कि आप क्या करो, फेथफुल डेटा सेट में जाओ, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या लगा दो, फेथफुल डेटा सेट में खाली उन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करो जहां पर फेथफुल क्लस्टर्स में से क्लस्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके वैल्यू किसके इक्वल आती होगा। प्लीज ध्यान रखना, हम लॉजिकल चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज करा है, एंड देन यूज कॉमा साइन कि खाली उन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर लो ओरिजिनल डेटा सेट में से जिनको आपने क्लस्टर 1 क्या करा होगा, असाइन करा होगा। अगर वो सारी वैल्यूज देखे तो वो ये वैल्यूज ये निकल के आ रही हैं, बट मैं वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे तो डेटा का मीन चाहिए बेसिकली, लेकिन मुझे पॉइंट चाहिए। तो मैंने कहा देन आप क्या करो, कॉलम मीन्स निकाल दो, उन वैल्यूज का मुझे तो क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो यू विल सी आपके पास दो वैल्यूज आती हैं विच गिव द सेम आंसर जो आपने ऊपर थोड़ा लेंदी मेथड से निकाला था। इरप्शन वाले डेटा के लिए ये वैल्यू आ गई, वेटिंग टाइम वाले डेटा के लिए आपकी क्या आ गई, ये वैल्यू निकल के आ गई। बस फर्क क्या हुआ, मैंने कैलकुलेशन ओरिजिनल डेटा से करी है एंड वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करा है अपने क्लस्टर वाले आउटपुट वाले सेट से। और ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूं देन, सेकंड क्लस्टर के लिए भी कर सकता हूं कि जब क्लस्टर की वैल्यू 2 हो तब फिर से आप क्या करें, नए बेसिकली ओरिजिनल यूनिट में आप क्या करें, मेरे को सेंट्रॉइड की वैल्यूज निकाल के दे दें। इसको अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल आउटपुट ऊपर आपका आ रहा था, मान लो इस तरह के आउटपुट में आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, एक डेटा फ्रेम बना लो। तो इस डेटा फ्रेम का नाम मैं रख देता हूं सेंटर्स इज इक्वल टू डेटा डॉट फ्रेम। और डेटा फ्रेम में आपकी कितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है। इसको या तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट में कि सेंट्रॉइड 1, ठीक है, और इसको सेंट्रॉइड 2 बोल देते हैं ताकि मैं इजीली डेटा फ्रेम अपना बना पाऊं। तो मेरे डेटा फ्रेम मुझे बनाना है 2 वैल्यूज का, जिसमें पहली एंट्री C1 है, दूसरी एंट्री क्या है आपकी C2 है। और आप इसे रन कर दोगे और सेंटर्स को यहाँ पे आप कॉल करते हो आप, तो यू कैन सी आपका उसी तरह का डेटा सेट यहाँ पे बन के आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कह रहा है प्लॉट द डेटा मेकिंग ईच क्लस्टर अ डिफरेंट कलर। अब फिर से आप डेटा को प्लॉट करिए, लेकिन उनको क्लस्टर वाइज करिए कि जिस डेटा पॉइंट को आपने क्लस्टर 1 असाइन करा था वो अलग कलर से आ जाए, जिस डेटा पॉइंट को आपने क्लस्टर 2 असाइन करा था वो क्या आ जाए, आपके अलग कलर से आ जाए। सो अगेन प्लॉट कमांड ही यूज करनी है। मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं ऊपर से, क्योंकि इसी में हम चेंजेस कर लेंगे जो ऊपर प्लॉट बनाया था।
तो आप कमांड अभी एज इट इज कॉपी कर लेंगे, इसमें बस चेंजेस करते जाएंगे। तो एक्स लेवल वही है, वाई लेवल वही है आपका, मैं मेन वैल्यू भी सेम रहने देता हूँ, बस एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट में लास्ट में दे रहा हूँ कि कलर इज इक्वल टू फेथफुल डॉट क्लस्टर्स में जाए। कलर के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको आप देख नहीं पाएंगे, यहाँ पे आप देखें, ये कलर इज इक्वल टू फेथफुल डॉट क्लस्टर्स, और यहां से आप पुल कर लें खाली क्लस्टर। अब आप बोलेंगे क्लस्टर की वैल्यू या तो 1 होती है या 2 होती है, यहां से जो पुल करेगा। अगर आप इसको रन करते हैं तो यू कैन सी आपका इस तरह का क्या है आउटपुट यहाँ पे निकल के आ रहा है। यूजुअली इसने 1 और 2 दो नंबर पिक करे होंगे। तो आर के अंदर कलर कोडेड है कि कलर इज इक्वल टू 1 मींस ब्लैक एंड कलर इज इक्वल टू 2 मींस रेड। तो आपका अब हर डेटा पॉइंट किस क्लस्टर को असाइन हुआ है वो चीज आप यहां से इजीली देख सकते हैं। आप चाहो तो इसमें लेजेंड्स भी ऐड कर सकते हो ग्राफ के अंदर। मैं यहाँ पे लेजेंड कमांड देता हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि आप एग्जामिनर को समझा पाए कि वाकई रेड कलर से मेरा मीनिंग क्या है। से मैं देख रहा था ग्राफ, हमारे पास ब्लैंक जगह कहां पर है, टॉप लेफ्ट में, एंड हमारे पास बॉटम राइट दोनों में काफी ब्लैंक जगह। मैं टॉप लेफ्ट में से बता दूं कि मुझे जो लेजेंड प्लेस करना है वो कहां पे करना है, टॉप लेफ्ट पे करना है। देन लेजेंड इज इक्वल टू सी क्लस्टर 1, ये खाली नाम दे रहे हैं हम दोनों लेजेंड्स के, इसीलिए हम कोट्स में लिख रहे हैं। क्लस्टर 2, कलर भी एक वेक्टर है C1,2 जो हमने वहां पे असाइन करा हुआ है, एंड से लाइन विड्थ भी कर देते हैं हम इसकी 2। आप इसे जब रन करेंगे तो आप देख रहे हैं अभी काफी बड़ा चीज बन के आ गया। तो मैंने आपको ये छोटा करना भी सिखाया प्रीवियस वीडियोस में कि अगर मुझे लेजेंड के साइज को छोटा करना है तो वो भी हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। अभी के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ ये आपके लिए कि आप इजीली इसको छोटा कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट आउटपुट क्या कहता है, सर नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, डिस्क्राइब द क्लस्टर्स। जो क्लस्टर्स आपने बने आप उसको क्या करें, डिस्क्राइब करें। तो हम क्या देख सकते हैं, मैं भी के लिए इसको रन कर देता हूँ वापस से ताकि आप इजीली देख पाए वैल्यूज, कि क्लस्टर्स को ऐसे डिस्क्राइब करा जा सकता है कि वो सारी डेटा वैल्यू जिसके लिए मीन इरप्शन टाइम कम था और वेटिंग टाइम भी कम था, उन सबको हमने क्लस्टर 1 में डाला है, मेजोरिटी ऑफ द वैल्यूज को। एंड ये वो सारी डेटा वैल्यूज है जिसके लिए इरप्शन टाइम भी ज्यादा था और आपका वेटिंग टाइम भी क्या था, ज्यादा था, उनको हमने क्या करा है, एक तरह से सेकंड क्लस्टर में डाला है। और ये बात को आप बहुत इजीली यहां भी देख सकते हैं। अगर हम मीन टाइम देखेंगे सेंट्रॉइड, तो यहाँ पर जो इरप्शन का मीन टाइम है वो दोनों केस में बहुत छोटा नंबर आ रहा है, और वेटिंग टाइम का जो सेंट्रॉइड है वो क्या है, बहुत बड़ा नंबर बन के यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो हमने ऐसी डेटा वैल्यूज को यहाँ पे क्या करा है, क्लस्टर्स बनाए हैं जिनके लिए मीन और वेटिंग टाइम दोनों छोटे होते हैं, उनको हमने असाइन करा है क्लस्टर 1। और जिनके लिए मीन और वेटिंग टाइम दोनों क्या दिखाई देते हैं, ज्यादा दिखाई देते हैं, उनको हमने असाइन करा है क्लस्टर 2 के अंदर। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि समवन सजेस्टेड रीरनिंग द एल्गोरिथम विद इनिशियल क्लस्टर 2.2 एंड 80 एंड 4.5 एंड 55। अगर आप अभी क्लस्टर देखेंगे तो 2.2 तो इसके क्लोज है, लेकिन उसके साथ में 80 बोला हुआ है वेटिंग टाइम, और ये दूसरी वैल्यू क्या बोली थी, 4.5, जो कि इसके काफी क्लोज है, एंड 55। तो ऐसा दिख रहा है कि जिसने भी ये वैल्यूज बोला था रन करने के लिए, उसने शायद दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को क्या कर दिया था, मिक्सअप कर दिया था। तो वो गलती उससे हो गई थी, इसलिए आप बोल सकते हैं कि दिस इनिशियली ऐसा देखने से लगता है कि जिसने भी सजेस्ट करा होगा उसने मिक्स कर दी है दोनों की वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज को। Now, next part. Correct. Calculate a Z score for the proposed cluster centers based on the data in faithful. तो ये काम अब मुझे मैनुअली करना पड़ेगा Z स्कोर बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज को फिक्स कर दिया गया है। तो दिस इज अवर पार्ट नंबर 8। सो पहले इरप्शन टाइम वाले को एक बार से इरप्शन डॉट सेंटर बोल देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको जो इनिशियल प्रपोज्ड वैल्यू थी, जो नया प्रपोज्ड वैल्यू, सॉरी प्रपोज्ड वैल्यू क्या है, 2.2 एंड 80, सॉरी इरप्शन टाइम का हम देख रहे हैं, तो इरप्शन के लिए 2.2 और 4.5। सो 2.2 कॉमा 4.5, इन दोनों वैल्यूज में से माइनस करा जाएगा मीन ऑफ फेथफुल डॉलर इरप्शन, जिसको आपने एम में ऑलरेडी सेव करा हुआ था, मैं फिर से भूल गया यहाँ पे, आप चाहो तो एम यूज कर लेना। एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय, एक्चुअली इसको हमें ब्रैकेट पे डालना चाहिए, एंड होल ऑफ दिस वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय एच डी ऑफ फेथफुल डॉलर इरप्शन। तो अगर आप इसे रन करके, अगर आप मान लो यहाँ पे कॉल करते हैं इरप्शन डॉट सेंटर्स को, तो आप देखेंगे आपकी जो वैल्यू है वो -1.12 से 0.886, दीज आर दी जेड वैल्यू जो इरप्शन सेंटर के लिए आ रही है। और ऐसे आप सेंटर्स बना सकते हैं अपने वेटिंग टाइम के लिए। तो मैं एज इट इज कॉपी कर दे रहा हूँ, नाम दे दे रहा हूँ वेट सेंटर्स, एंड यहाँ पे जो वेक्टर में हम वैल्यूज लेंगे,
तो पहली वैल्यू जो हमें सजेस्ट करी गई है वो है 80 एंड दूसरी है 55। तो 80, 55। यहां पे जो मीन लेंगे लेकिन वो रेफरेंस का नहीं लेंगे, हम किसका लेंगे? फेथफुल डॉलर वेटिंग का। और ऐसे एसडीवी लेंगे फेथफुल डॉलर वेटिंग का। तो अगर आप इसको कॉल करते हैं आप, तो यू कैन सी कि आपका जो नए सेंटर से बन के आ रहे हैं वो क्या है, सॉरी नई जेड वैल्यूज जो बन के आ रही है 0.669 एंड माइनस का 1.169, ये आपका आंसर निकल के आना चाहिए। अब इनको अगेन मैं मान लो वैसे ही कंबाइन कर दूं जैसे ओरिजिनल मेरे को दिखाई दे रहा था एक डेटा फ्रेम बना के। सो नया डेटा फ्रेम बना देते हैं सेंटर्स के नाम से फिर से। सेंटर्स इज इक्वल टू डेटा डॉट फ्रेम, एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया इरप और उसमें हमने वैल्यू सेव कर दी इरप डॉट सेंटर्स की, और दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया सॉरी वेट, और इसमें हमने वैल्यू क्या सेव कर दी वेट डॉट सेंटर्स की। ये डेटा फ्रेम की प्रॉपर हेडिंग्स आपकी बन के आ जाएंगी। और अब अगर आप सेंटर्स को कॉल करते हैं तो यू कैन सी उसी तरह से आपका आउटपुट निकल के आ गया जैसा स्केल फंक्शन आपको बना के दे रहा था ऊपर। बट यहाँ पे ये सारा काम मुझे क्या करना पड़ा, मैनुअली करना पड़ा, क्योंकि प्रपोज एस्टीमेट जो थे वो मैनुअल थे मेरे पास। फिर कहता है कि इस डेटा कह रहा परफॉर्म के मींस क्लस्टरिंग विद k इज इक्वल टू 2 ऑन द स्टैंडर्डाइज्ड डेटा यूजिंग द स्टैंडर्डाइज्ड प्रपोज्ड इनिशियल क्लस्टर एस्टीमेट। कि उनको आप क्या करें, इसके लिए कमांड आपको दी गई है कि आप के मींस यूज करेंगे, डेटा क्या यूज करेंगे, आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड डेटा ही आप यूज करेंगे जो आपने ऊपर बनाया था, एंड जो इनिशियल एस्टीमेट यूज करेंगे वो चीज है जो आपने यहां पर ऊपर क्या करी है, कैलकुलेट करी। सो लेट मी नेम दिस कि ये मेरा, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि ये हो गया मेरा फेथफुल डॉट क्लस्टर्स डॉट टू कर देते हैं, एंड हम जो फंक्शन यूज करेंगे दैट इज के मींस। नाउ फर्स्ट इनपुट इज द डेटा, जो स्टैंडर्डाइज डेटा होना चाहिए जिसको हमने फेथफुल डॉट स्टैंड में सेव करा हुआ है, एंड योर इनिशियल वैल्यू शुड बी सेंटर्स के अंदर जो आपने नई वैल्यूज अभी असाइन करी है वो, उसका आप इनिशियल वैल्यू यहाँ पे देंगे। एंड अगर आप अब आउटपुट देखते हैं, हम लोग बोला नहीं है क्वेश्चन अगेन करके दिखाने को, खाली रन करने को बोला है, तो आपके पास इस तरह का आउटपुट फिर से बन के यहाँ पे आता है। एंड दिस अगर आप एनालाइज करेंगे आगे, शायद बोला है उसने, सर यहाँ नहीं बोला कुछ भी आउटपुट के बारे में बताने में, नहीं सर, नहीं लास्ट पार्ट में बोला है कि शो द स्टैंडर्डाइज्ड क्लस्टर सेंटर्स फॉर द कैलकुलेटिंग पार्ट 8b एंड कंपेयर देम टू दोस कैलकुलेटिंग पार्ट 4, कि उनसे आप क्या करें, कंपेयर करें। तो मैं एक बार उसको भी यहाँ पे या दोनों के खाली सेंटर्स को ही कॉल कर लेता हूँ, डॉलर सेंटर्स। तो ये आपका है नया वाला प्रपोज चीज से, और ऐसे ही आपसे फेथफुल डॉट क्लस्टर्स डॉलर सेंटर्स यहाँ पे निकाल लो। तो यू कैन सी आपके आंसर्स अगर आप देखते हैं वेट बेसिकली सेंट्रॉइड इरप्शंस के और वेटिंग के, वो ऑलमोस्ट क्या निकल के आ रहे हैं, सेम आंसर निकल के आ रहे हैं जो वहां पे आंसर दे रहा था आपको। तो इसका मीनिंग ये है कि ऑल्दो जो आपने इनिशियल एस्टिमेट दिए थे वो उतने ज्यादा सेंसिबल नहीं लग रहे थे, उसमें मिस्टेक थी, बट फिर भी एल्गोरिथम ने अपने आप क्या करा, कन्वर्ज करा एंड इट प्रोड्यूस द राइट आउटपुट जो उसको देना था। इसका कारण ये है कि आप अगर ओरिजिनल डेटा का जब प्लॉट देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ओरिजिनली दो डिस्टिंक्ट वैल्यू, काफी सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आपको दिखाई देती हैं कि एक लोअर हाफ में है और एक आपके अपर हाफ में है। तो दिस कुड बी द रीजन कि ऑल्दो मैंने इनिशियल एस्टिमेट्स अच्छे नहीं दिए बट फिर भी एल्गोरिथम हैज कन्वर्ज टू अ करेक्ट आउटपुट। या आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं इसका। So this completes our first question.